इसमें देखो बेटा, पहला हमारा जो ये होगा, इस समय आज का टॉपिक होगा, वो है द्विक लवण। द्विक लवण, ये द्विक लवण होता क्या है ना? यदि हम इसमें देखेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे पास। ये अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डबल साल्ट, है ना? डबल साल्ट क्या बोलते हैं? डबल साल्ट। दूसरा है डबल साल्ट। एक तो सिंपल साल्ट होता है, और ये द्विक लवण यानी कि डबल साल्ट होता है। ठीक है ना? ये होता क्या है जिसे हम द्विक लवण या डबल साल्ट कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है ना? इसके एग्जाम्पल, डबल साल्ट होता क्या है, किसे कहते होंगे डबल साल्ट? ठीक है, तो ये अलग प्रकार का लवण है। ठीक है ना? विभिन्न भिन्न प्रकार का लवण है। इसमें क्या होता है बेटा कि जब समान ऋणायन युक्त, माने क्या है, कहते हैं कि समान ऋणायन युक्त, माने यहाँ पर क्या होगा, समान होंगे, और कैसे होंगे? ऋणायन युक्त, ऋणायन युक्त, समान ऋणायन युक्त दो साधारण लवण। जैसे माने क्या होंगे, यहाँ पर समान है, और दो क्या होंगे? साधारण लवण हो। साधारण लवण जानते हैं आप लोग? साधारण लवण, जैसे एक लवण तो हम बता सकते हैं आपको। एक लवण क्या है? जैसे NaCl हमारे पास, ये साधारण लवण है ना? यदि हम क्या करेंगे, साधारण लवणों को आपस में मिश्रित करके, को आपस में मिश्रित करके, इनको हम क्या कर देंगे? मिश्रित करेंगे। कौन कौन से? जो दो साधारण लवण है ना? मिश्रित कर, कैसे? शुष्क होने तक। कब तक? शुष्क होने तक जो है क्या करेंगे? वाष्पित करते हैं, वाष्पित करते हैं। तो हमें क्या हो जाते हैं? द्विक लवण प्राप्त हो जाते हैं। देखो, ये इसमें हम ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो, हमें क्या करना है कि जब हम क्या करते हैं, समान ऋणायन युक्त दो साधारण लवण है, कैसे हैं? दो साधारण लवण है, उनको आपस में क्या करना है? मिश्रित करना है। ठीक है ना? और शुष्क होने तक क्या करना है? उसको वाष्पित करना है। उससे जो प्राप्त लवण होगा, में इससे जो प्राप्त, इस क्रिया से जो प्राप्त लवण होगा, वो हमारे पास डबल साल्ट या द्विक लवण कहलाएगा। ये हमारे पास द्विक लवण है, डबल साल्ट। इसमें क्या होगा कि हम दो साधारण नमक लेंगे, ठीक है ना? सिंपल साल्ट लेंगे, और उनको मिश्रित करेंगे, और फिर तब तक गर्म करेंगे, शुष्क करेंगे, जब तक वो वाष्पित न हो जाए, है ना? पूर्णतः वाष्पित न हो जाए, तो उससे हमें प्राप्त होगा डबल साल्ट यानी कि शुष्क लवण, द्विक लवण, सॉरी। ठीक है ना? और ये क्या होते हैं? ये प्राय क्या होते हैं? जलयोजित क्रिस्टलीय लवण होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं जलीय क्रिस्टलीय लवण होते हैं। इनमें थोड़ी सी मात्रा क्या होती है? जल की रह जाती है। ठीक है ना? जलयोजित कह सकते हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं? जल को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है ना? ये कैसे होते हैं? सिर्फ ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। द्विक लवण यहाँ पर यदि हम देखेंगे, द्विक लवण ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये और अवस्था नहीं होती, इनकी अवस्था क्या होती है? ठोस अवस्था होती है। केवल किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। ठीक है ना? और ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय लवण होंगे, यानी कि जलयोजित। इनको हम कह सकते हैं या जलीय कह सकते हैं, जलीय क्रिस्टल होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय क्रिस्टल। इनकी विशेषता ये होती है, ये जलीय क्रिस्टलीय लवण है। कैसे है? क्रिस्टलीय लवण, जलीय क्रिस्टलीय लवण, ये है। ठीक है ना? इनमें क्या होता है बेटा, ये जलीय विलयनों में क्या करते हैं? अपने आयनों में पृथक हो जाते हैं। यानी कि जैसे माना हम क्या करेंगे, इसको द्विक लवण को यदि हम इसमें जलीय विलयन बनाएंगे, तो ये क्या होंगे? अपने आयनों में पृथक हो जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलीय विलयन में, ठीक है ना, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जलीय विलयन में, सॉरी गलत हो गया, जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं? ये अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, अपने आयनों में।
वियोजित हो जाता है। जैसे हम क्या करेंगे, इसको जल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा, जो इसके आयन है उसमें वियोजित हो जाता है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लेते हैं, तो पहला है बेटा इसमें एग्जाम्पल है, पिछले साल भी हमने बनाया था मोर लवण। कौन सा लवण बनाया था, मोर लवण, ठीक है ना। मोहर भी कहते हैं बेटा इसको, या मोर लवण भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला किसी को मालूम है मोर लवण का? पिछले साल हमने प्रैक्टिकल में बनाया था इसको, मोर साल्ट। दो चीजों को मिलकर के बनाया था। किन चीजों से मिलकर बनाया था बेटा इसको? जो हमने क्रिस्टल बनाए थे, छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में बनाया था, ये मोर साल्ट। ऐसे करके जब हमने एक आ, उसमें चाइना डिस्क में लिया था, इसको गर्म किया था, और गर्म करने के बाद अगले दिन जो है थोड़े अलग कलर के आ, आसमानी रंग के कुछ क्रिस्टल हमें यहाँ जमा हो गए थे, बनाया था। कौन से दो साधारण लवण को आपस में मिलाया था हमने? किसी को याद है? सॉरी बेटा, बताओ तो। FeSO4 से। एक तो FeSO4 था, गुड, को याद है भाई, साहिल को याद है। फेरस सल्फेट था, दूसरा क्या था बेटा? एक तो हमने फेरस सल्फेट डाला था, ये साधारण नमक है, ठीक है ना, सिंपल सा आर्ट है। दूसरा कौन सा डाला था? KCl। ना, किसी ने नहीं डालते। इसके साथ दो डिब्बे लिए थे हमने, दो डिब्बों से लिया था, और उन डिब्बों से 1:3 के अनुपात में लिया था शायद, आई थिंक कि 1:6 में लिया था। 1:3 में लिया था शायद, आई थिंक, ठीक है ना। यहाँ पर एक तो हमने फेरस सल्फेट लिया था, और दूसरा लिया था हमने इसमें अमोनियम सल्फेट, अमोनियम NH4 की 4 2SO4। देखो, दो सिंपल साल्ट दिए थे, और इन दोनों सिंपल साल्ट को मिला करके हमने क्या बनाया था, मोर मोर साल्ट। तो मोर साल्ट का मालूम क्या होता है? मोर साल्ट का यदि फॉर्मूला देखेंगे तो ये द्विक लवण है। द्विक लवण का मतलब डबल साल्ट, ठीक है ना। कैसा साल्ट है, द्विक लवण है। तो यदि हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाता था, मोहर लवण का FeSO4, एक तो था FeSO4, उसके बाद था NH4 की होल ट्वाइस, और SO4, और इसमें हमने कहा था ये जलयोजित है, यानी कि 6 मॉलिक्यूल इसमें H2O। ये है बेटा मोहर साल्ट का फॉर्मूला, इसको कहते हैं मोहर साल्ट, ये मोहर लवण, ठीक है। और ये कैसा साल्ट है, द्विक लवण है। कैसा साल्ट है, द्विक लवण। द्विक लवण क्या होते हैं, जब हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जब समान रूप से, देखो यहाँ पर क्या है, जब समान ऋणायन युक्त, समान क्या होंगे, ऋणायन युक्त दो साधारण लवणों को आपस में मिश्रित किया जाता है, और शुष्क होने तक क्या किया जाता है, वाष्पित किया जाता है, जब तक वो शुष्क न हो। इन दोनों लवणों को हमने मिलाया था, FeSO4 को, फेरस सल्फेट को, और साथ साथ में अमोनियम सल्फेट को, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट है बेटा। इन दोनों लवणों को हमने मिलाया था, और पानी ऐसे करके HCl भी डाला, KCl डाला था इसमें, है ना, पोटेशियम क्लोराइड। इसको हमने फिर गर्म किया था। वैसे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला था ताकि उसमें से कोई कमी नमी ना रह जाए। इनको गर्म करते रहे, तब तक वाष्पित किया जब तक हमने क्या देखा, ये शुष्क न हो जाए। शुष्क हो जाएंगे तो यहाँ नीचे क्रिस्टल के फॉर्म में हमें दिखाई देने लग गए थे, ठीक है। क्रिस्टल के फॉर्म तब तक हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं जब तक वो शुष्क न हो जाए। तो वो जो प्राप्त, जो हमारे पास पदार्थ होगा वो क्या होगा, डबल साल्ट होगा, द्विक लवण या डबल साल्ट, हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है ना, द्विक लवण, इस प्रकार से। और जैसे हम इसको फिर घोलेंगे बेटा, तो ये अपने आयनों में विघटित हो जाएगा, जो इसके आयन है, मूल आयन है, उनमें विघटित हो जाएगा, ठीक है। जो ये लवण है, लवणों में क्या, जो धातु आयन है, अपनी सामान्य संयोजकता को प्रदर्शित करते हैं। जो इनकी सामान्य संयोजकताएं होती हैं उनको प्रदर्शित कह सकते हैं, यानी कि हम इसको कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, धातु आयन, धातु आयन अपनी सामान्य, अपनी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं।
संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। जो इनकी सामान्य संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ये जो सामान्य संयोजकता क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये आयंस क्या हो सकते हैं, ये 3 आयन हो सकते हैं, है ना। 2 सामान्य धनायन, सामान्य ऋणायन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आपस में मिल करके ये बना देता है। तो इसके उदाहरण है बेटा, देखो उदाहरण मैंने पहले आपको बताया द्विक्लवन, ठीक है ना। पहले क्या बताया, द्विक्लवन। द्विक्लवन में कौन सा बताया, मोर्साल्ट। मोर्साल्ट इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है ना। उसके बाद और भी है बेटा जो द्विक्लवन हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। देखो जैसे माना एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये है क्रोम एलम। क्रोम एलम ये क्या है, ये भी एक क्या हमारे पास डबल साल्ट एग्जांपल है ना। इसको हम कह सकते हैं क्रोम एलम, यानी कि क्रोम एलम, क्रोम एलम, ठीक है ना। ये क्रोम एलम, तो क्रोम एलम क्या होता है, किस प्रकार का साल्ट है, डबल साल्ट है। और इसका फॉर्मूला है, यदि हम देखें तो K2SO4, ठीक है ना। साथ साथ में क्या होगा, Cr2SO4 की होल थ्राइस, SO4 की होल थ्राइस, ये है। और साथ साथ में 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल 24S2 है, 24H2O मॉलिक्यूल है, इस टाइप से। तो ये क्या है, ये इसको कहते हैं हम क्रोम एलम, या हमारे पास क्या है, ये इस साल्ट को क्रोम एलम के नाम से जाना जाता है। दूसरा है इसमें फेरिक एलम, है ना। फेरिक एलम क्या होता है, जो फेरिक एलम है बेटा, फेरिक एलम एक बेस्ट एग्जांपल पहले और भी हुआ करता था, फेरिक एलम है बेटा, है ना। ये एलम है, तो फेरिक एलम क्या हुआ, ये हम इसको कह सकते हैं, अंग्रेजी में भी इसी टाइप से लिखा जा सकता है, फेरियल, फेरिकलम। इस प्रकार ये क्या है, फेरिकल। तो यदि हम इसको देखें तो ये किस प्रकार से हो सकता है, इसका फॉर्मूला होता है NH4, और इसको इसके आ जाएगा होल ट्वाइस SO4, ठीक है ना। साथ साथ में डॉट लगेगा, फिर क्या आएगा, Fe2SO4, इसकी होल थ्राइस, होल थ्राइस है। और यहाँ आएगा 24H2O। दूसरा हम एक फिटकरी, आप लोगों ने सुना होगा, फिटकरी जानते हैं आप लोग, फिटकरी सुना होगा। फिटकरी का फॉर्मूला क्या है, अधिकांश लोग इसको पूछते भी थे। पहले पहले केमिस्ट्री का मतलब ये होता था कि जो फिटकरी का फॉर्मूला याद करना वाले सबसे लंबा फॉर्मूला माना जाता था इसको, है ना। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इससे बड़े बड़े फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। लेकिन जब पहले होता था तो जो भी केमिस्ट्री के बारे में पूछता था वो कहता था फिटकरी का फॉर्मूला मालूम है, तो ये पोटास फिटकरी हम कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोटास फिटकरी। और पहले छोटी क्लासों में 10th में एक क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं में भी आता था बेटा, है ना, पहले। लेकिन अब हमें मालूम होना चाहिए, है ना। इसका नाम है पोटास एलम, है ना। इसको क्या होगा, पोटास एलम, यानी कि इसको हम कह सकते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। तो पोटास एलम क्या होता है ना। इसका फॉर्मूला, ये फिटकरी जनरली जो यूज होती है फिटकरी वो यही है ना, पोटास एलम। तो ये है K2SO4, K2SO4 डॉट Al2SO4 की होल थ्राइस, और साथ साथ में इसमें आएगा 24H2। भाई बहुत जनरली कोई भी आदमी आपको मिल जाए तो वो अक्सर पूछता था फिटकरी का क्या फॉर्मूला है ना। तो ये आपको याद भी हो जाना चाहिए, है ना। K2SO4 Al2SO4 की होल थ्राइस 24H2, ठीक है। जबकि इससे ज्यादा काफी है, फेरिक एलम हो गया, क्रोम एलम हो गया, ये सारे के सारे। और ये सब कैसे हैं बेटा, ये डबल साल्ट, द्विक्लवन है। क्या है ये, डबल साल्ट, डबल साल्ट, ये सब के सब डबल साल्ट, द्विक्लवन, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है इसका, कार्नेलाइट है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट। देखो बेटा इसमें कार्नेलाइट होता है, कार्नेलाइट क्या हो सकता है, कार्नेलाइट,
ये कार्नेलाइट। कार्नेलाइट क्या हो सकता है? यहाँ पर हम इसको देखें तो KCl डॉट MgCl2 और 6 मॉलिक्यूल H2, ये कार्नेलाइट। इस फॉर्मूले को हम कार्नेलाइट कह सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के फॉर्मूले हैं बेटा, इनको याद रखना आपको, है ना। और ये डबल साल्ट कभी कभी पूछ लेता है कि किसी एक द्विक लवण का नाम बताइए, तो द्विक लवण के नाम हम बता सकते हैं, ताकि ये अलग अलग प्रकार के द्विक लवण। क्लियर? अब जैसे माना हमने कहा कि जैसे इनको क्या करते हैं, घोलते हैं, तो ये अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने कार्नेलाइट लिया, कार्नेलाइट थोड़ा सरल वाला है, तो कार्नेलाइट को ले लेते हैं ना। कार्नेलाइट को लेते हैं तो कार्नेलाइट, कार्नेलाइट, ठीक है ना। कार्नेलाइट किस प्रकार से होगा, तो कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है KCl, ठीक है ना, डॉट MgCl2, यहाँ पर क्या होगा, MgCl2 होगा, और 6H2, ये हमारे पास कार्नेलाइट। यदि हम कहें कि कार्नेलाइट को जब हम जल में घोलेंगे तो ये अपने आयनों में विघटित हो जाता, ये गुण हमने बताया था, है ना, कि अपने आयनों में विघटित हो जाता। तो ये कौन कौन से आयन बना सकता पॉसिबिलिटीज, ये बना देगा, देखो बेटा, एक तो K पॉजिटिव बना देगा, K पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो Mg2 पॉजिटिव बना देगा, एक तो ये बन सकता है, और साथ साथ में Mg और 2 पॉजिटिव वाला बनेगा। तीसरा जो आयन बनाएगा वो आयन किस रूप में आएगा, Cl नेगेटिव के रूप में। इस प्रकार से ये अपने मूल आयनों में वियोजित हो जाता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। किसकी किसकी विशेषता बताइए, ये विशेषता है, किसकी विशेषता है, जितने भी हमारे पास द्विक लवण होते हैं जब हम उनको जल में घोलते हैं तो वह अपने किस में आ जाता है, मूल आयनों में आ जाता है, ठीक है ना, अपने आयनों में विघटित हो जाता है। ऐसे ही मोर लवण भी है, मोर साल्ट है। मोर साल्ट का फॉर्मूला बताओ बेटा, किसी को याद हो गया कि नहीं, मोर साल्ट, मोर लवण, क्यों, कुछ तो पहले का याद होगा। मोर लवण क्या होता है, सर FeSO4 FeSO4, गुड। voltage NH2 NH2 की होल ट्वाइस है बेटा, सर ब्रैकेट है सर उसमें इसमें ब्रैकेट है, इसकी होल ट्वाइस है। सर SO4 हम्म 6 into H2O 6 मॉलिक्यूल H2। इसमें कोई गलती हुई बेटा, बताओ तो क्या गलती की होगी इन्होंने, छोटी सी गलती होगी। NH4 है सर। NH4 है सर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर NH4 हो जाएगा, बस और कोई गलती नहीं है ना। देखो, अमोनियम सल्फेट किस प्रकार से होगा, यहाँ FeSO4 और NH4 की होल ट्वाइस, है ना, और SO4, ठीक है ना, 6H2, ये है बेटा हमारे पास क्या है, मोर साल्ट। देखो आप लोगों ने एक बार पढ़ा हुआ तो तुरंत याद हो गया फॉर्मूला, है ना। तो जब हम किसी चीज को पढ़ लेते हैं तो दोबारा क्या हो जाता है, बहुत आसानी से हमें याद हो जाता है ना। यदि हम इसको देखेंगे बेटा, यहाँ पर क्या हो सकता है, एक तो ये आयन के रूप में फूटे, है ना। यदि हम इसको देखेंगे तो ये आयन के रूप में आएगा। तो पहला यदि हम इसको देखते हैं, क्योंकि किस आयन, कौन सा है, Fe आयन है। जैसे हम इसको जल में घोलेंगे तो ये क्या बना देगा, Fe2 पॉजिटिव आयन। 2 पॉजिटिव वाला क्या होता है बेटा, क्या नाम होता है 2 पॉजिटिव वाले का, एक तो ये आयन बन जाएगा, दूसरा आयन क्या बनेगा, NH4 प्लस आयन, अमोनियम आयन, तीसरा सल्फेट आयन। ये 3 प्रकार के आयन इसमें बनेंगे, है ना। एक सल्फेट आयन बनेगा, एक अमोनियम आयन बनेगा, और एक फेरस आयन बनेगा, ठीक है ना। इनके नाम बताने आप लोगों को, FeCl3 इसका नाम क्या है, और FeCl2 क्या नाम है, कौन बताएगा, कौन बताएगा, इन दोनों नाम को बताना। फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। ये ऊपर वाला फेरस क्लोराइड है ना, वंदना बेटा, ये फेरस है। सर ऊपर वाला Fe से फेरिक है सर, और नीचे वाला फेरस है 2 वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान रखना बेटा, जहां क्या आएगा, Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा वो फेरस हो जाएगा। मैंने कहा था उसमें अस शब्द लगा लेते हैं, OUS, है ना, फेरस।
और जहां पर 3 वाला आएगा वो क्या कहलाएगा, फेरिक कहलाएगा। मैंने कम वाला क्या होता है, इक होता है, कम वाले शब्द में इक लगता है, नहीं सॉरी, जिसमें पावर ज्यादा होगी वो इक होगा, और जिसमें कम होगा वो अस हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था SnCl4 और SnCl2, इनमें कौन होगा, स्टेनस क्लोराइड है और एक स्टेनिक क्लोराइड है। स्टेनस क्लोराइड एंड स्टेनिक क्लोराइड, जल्दी बताओ कौन सा स्टेनस क्लोराइड है, कौन सा स्टेनिक क्लोराइड। सर ऊपर वाला स्टेनिक क्लोराइड। ये स्टेनिक है और ये क्या होगा, स्टेनस। जिनमें ज्यादा चार्जेस होते हैं वो क्या, एक शब्द लगता है उनमें, है ना। ये देखो, ये 4 पॉजिटिव चार्ज वाला है क्योंकि 4 Cl लगे हैं, और ये 2 पॉजिटिव वाला, 2 पॉजिटिव वाला, इसका मतलब ये स्टेनस हो जाएगा, स्टेनिक स्टेनस। ऐसे मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक, ये इसी टाइप से शब्द आता है बेटा, है ना। तो मर्क्यूरस होता है एक पॉजिटिव चार्ज वाला, और जिसमें मर्क्यूरिक होगा वो 2 पॉजिटिव चार्ज वाला, है ना। तो इस टाइप से छोटी छोटी चीजें हैं, इनको याद रखना आपको, है ना। ये बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये बेटा देखो हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर मुझे याद आया तो मैंने वो बता दिया, है ना। फेरस एंड फेरिक, यहाँ पर ये देखोगे तो ये फेरस आयन में कन्वर्ट हो रखा है, किसमें कन्वर्ट हुआ, फेरस में, है ना। तो फेरस में कैसे पता लगेगा, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज वाला है, फेरस क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज वाला, यहाँ हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज वाला है, ठीक है, नहीं देखो फेरस वाला, ठीक है। तो इस टाइप से नेक्स्ट यदि हम आगे चलते हैं तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने मूल आयनों में विघटित हो जाते हैं। बाकी एलम्स को देख लेना आप लोग, जो हमारे पास बहुत सारे द्विक्लवण थे, जैसे हमारे पास क्रोम एलम है, फेरिक एलम है, उसके बाद पोटास फिटकरी है, पोटास फिटकरी भी क्या हमारे पास एक द्विक्लवण है, ठीक है ना, वो अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। तो ये थे बेटा हमारे पास द्विक्लवण। द्विक्लवण के बारे में आप जान चुके हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। इसके आगे यदि हम देखें, इसके आगे भी हमारे पास है, उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यदि हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं तो क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक। क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक, संकुल यौगिक। दूसरा नाम क्या होता है बेटा इसका, संकुल यौगिक के अलावा, उपसहसंयोजी यौगिक लवण। बिल्कुल, उप सह संयोजी यौगिक, उप सह संयोजी, उप सह संयोजी यौगिक कहते हैं, ठीक है ना। संकुल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस प्रकार से हो सकता है, देखो यदि हम इसको देखें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते होंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, है ना। तो ये कहता है कि इनका निर्माण बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे द्विक्लवणों का हो, है ना। द्विक्लवण बनते हैं उसी प्रकार से इनका निर्माण होता है। हम क्या करेंगे, जैसे माने एक बीकर लिया, बीकर तो आप लोग जानते हैं कांच का बना रहता है, ठीक है ना। हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या करते हैं, इस बीकर में हमने लिया, एक बीकर लिया और इसमें लिया हमने पोटेशियम साइनाइड। किसी को मालूम है बेटा पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला, पोटेशियम साइनाइड सर K4। KCN होता है, K4 नहीं होता, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है ना। उसके बाद है फेरस साइनाइड। फेरस साइनाइड को यदि देखेंगे, ये तो पोटेशियम साइनाइड है, और जो फेरस साइनाइड है, मैंने कहा फेरस साइनाइड, फेरस, फेरस साइनाइड क्या फॉर्मूला होगा, बताओ बच्चों। Fe2CN। Fe2CN, थोड़ा गलत नहीं लग रहा हमें, Fe2CN हमने कहा, ये हो सकता फेरस, फेरस कब होगा, जब Fep क्या होंगे, 2 चार्ज होंगे, 2 प्लस चार्ज, Fep 2 प्लस चार्ज होंगे, 1 2 प्लस चार्ज होंगे। इसमें कब 2 प्लस चार्ज होंगे, जब उसके पास दो, देखो एक, ये एक प्लस वाला है, एक माइनस है, यानी कि साइनाइड पर एक माइनस चार्ज होता है बेटा, ध्यान रखना।
एक साइनाइड जुड़ेगा तो एक प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, दूसरा साइनाइड जुड़ेगा तो दूसरा कंप्लीट हो जाएगी। मैंने बताया था आपको कि फेरस शब्द हम वहां पर यूज करेंगे जहां पर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे। सॉरी, Fe पे दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फेरस शब्द हो जाएगा उसके लिए, है ना, फेरस। तो यहाँ पर क्या है, फेरस साइनाइड होगा FeCN की होल ट्वाइस थे, ये है फेरस साइनाइड। क्योंकि पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम पर एक पॉजिटिव चार्ज तो एक CN, ये थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखने में, है ना। तो फेरस साइनाइड हम लेंगे FeCN की होल ट्वाइस। क्लियर। तो यहाँ आप क्या करेंगे, दो काम करेंगे, यानी कि एक बीकर लेंगे और बीकर में पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड का जलीय विलयन बनाएंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे, जलीय विलयन बनाएंगे, जल मिलाकर के घोल देंगे और इसको क्या करेंगे, गर्म करना शुरू कर देंगे। और कब तक गर्म करेंगे, जब तक ये क्या ना हो जाए, शुष्क ना हो जाए। शुष्क होने तक वाष्पीकृत कर देते हैं, है ना। और जो हमारे पास प्राप्त यौगिक होगा वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा संकुल यौगिक या उपसहसर्जी यौगिक। ठीक है ना। जो प्राप्त यौगिक होगा, प्राप्त जो पदार्थ होगा वो होगा हमारे पास उपसहसर्जी यौगिक। ठीक है ना। एक एग्जाम्पल रिएक्शन के फॉर्म में देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 4 मॉलिक्यूल लेंगे पोटेशियम साइनाइड KCl, राइट। ये कैसा होगा, एक्वस होगा, जलीय का मतलब पानी मिलाया हुआ, है ना। प्लस इसके साथ क्या होगा, Fe होगा और साइनाइड होगा। साइनाइड का क्या होगा, होल ट्वाइस, सॉरी, है ना। ये भी कैसा होगा, ये भी एक्वस होगा, जलीय होगा, पानी में घुला हुआ है ना। ये आपस में जब हम अभिक्रिया करेंगे, मिश्रित करेंगे, मिश्रित करने के बाद इसको हमने वाष्पीकृत किया। और कब तक वाष्पीकृत किया, जब तक वो शुष्क न हो जाए, जब तक इनसे पानी सारा बाहर ना निकल जाए, है ना। तो हमारे पास जो बनने वाला पदार्थ होगा ये बनेगा K4Fe और CN की होल 6, ऐसा बनेगा। और ये जो प्राप्त यौगिक हमें प्राप्त यौगिक प्राप्त हुआ, ये क्या है, इसको बोलते हैं संकुल यौगिक या उपसहसंयोजी, उपसहसंयोजी यौगिक। ठीक है बेटा। अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये है बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस टाइप से हम इसको दिखा सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाया जा सकता है। ये सेम प्रोसेस वैसे ही है जैसे हमने द्विक लवण बनाया था। यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम साइनाइड लिया और एक बीकर में लिया और दूसरा उसको गर्म करते रहे और तब तक गर्म किया जब तक वो वाष्पीकृत नहीं हो जाता है। ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने बना दिया। ठीक है ना। जब हम क्या करते हैं कि जो उपसहसर्जी यौगिक होते हैं जल में घोला जाता है, तो ये क्या होते हैं, सिर्फ दो आयन, ये क्या बनाते हैं, सिर्फ दो आयनों में विघटित होता है। ये तो बहुत सारे आयन में हो सकता था, कौन सा वाला जो मोर साल्ट है वो दो हो सकता था, तीन हो सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो आयन बनाते हैं। ठीक है ना। एक धन आयन होगा, एक संकुल आयन और एक ऋण आयन होगा। और तीसरा ज्यादा से ज्यादा ये तीसरे पार्ट में टूटेगा तो वो क्या होगा, ऋण आयन होगा, है ना। एक तो संकुल होगी, इसमें क्या होगा, ये ध्यान रखना कि जब हम इसको क्या करेंगे, जल में घोलाया जाता है तो ये एक सिर्फ दो आयन्स बनाते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन, है ना। एक धनायन होगा और दूसरा ऋणायन होगा, दो आयनों में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसी को देख लो, मान लीजिए हमने लिए K4 और FeCN की होल 6, इसको इस प्रकार से लिख। जब हम इसको जल में घोलेंगे बेटा तो ये क्या बनाएगा, 4K पॉजिटिव बन जाएंगे, ये तो पॉजिटिव हो जाएगी बात। और जो ये पूरा का पूरा है ये नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, यानी कि FeCN की होल 6 और इस पर क्या आएगा, 4 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज, ये आएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये बना लेते हैं। ठीक है ना। और फिर क्या हो सकता है, जैसे माने ये तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ये धनायन वाला हो गया, धनायन और ऋणायन वाला। एक और भी हो सकते हैं, और कंपाउंड भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास है CO, CO यहाँ पर बेटा कोबाल्ट है
है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ। जहां पर कार्बन बड़ा है और ऑक्सीजन छोटा है, तो इसका मतलब ये कोबाल्ट है। ये पहचानना भी आप लोगों ने, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर साइज के हैं, देखो दोनों बराबर। और जब कार्बन के साथ छोटा सा ऑक्सीजन लग जाए तो उसका नाम कोबाल्ट हो जाता है। भाई ये प्रतीक है बेटा, है ना। तो कोबाल्ट ये हो गया हमारे पास, और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, NH3। ये छोटी छोटी बातें हमें सीखनी है ना। NH3 और इसका O6, ठीक है ना। और इसको ब्रैकेट लगा देंगे, बड़ा ब्रैकेट, और यहाँ पर लगा देंगे Cl3। तो ये कंपाउंड बन जाएगा। जब हम इसको जल में घोलेंगे, एक्वस एक्वस होगा। ये किस रूप में टूटेगा, ये दो रूपों में टूट जाएगा। यानी कि एक तो हमारा ये पूरा पूरा बन जाएगा, यानी कि कोबाल्ट, यहाँ CO होगा, और यहाँ आएगा NH3 और इसका होल 6, और इस पर क्या आएगा, 3 पॉजिटिव चार्ज। और साथ साथ में क्या होगा, क्रोमियम, यदि हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर NH3 के O6, और यहाँ पर क्या आएगा, 3Cl नेगेटिव चार्ज। तो देखो बेटा, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। तो ऐसे भी साल्ट होते हैं, ऐसे भी जिनको हम कह सकते हैं ये संकुल यौगिक क्या होते हैं, अपने आयनों में धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। ठीक है ना। अन्य भी यौगिक होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब दो अस्थायी आणविक यौगिक क्या होते हैं, कि संयोग के परिणाम स्वरूप बने आणविक यौगिक को, जिनकी पहचान क्या होती है, ठोस व विलयन में क्या होती है, बनी रहती है। ठीक है ना। और उनके जो क्या होंगे, इनके जो अवयवी कणों के जो गुण है ना, वो बिल्कुल भिन्न क्या नहीं हो सकते, होते हैं, उपसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा को हम कह सकते हैं, देखो कैसे, क्या कहा मैंने, कि जब दो अस्थायी आणविक यौगिक, जब क्या होंगे, दो हमारे पास क्या है, स्थायी है, और क्या है, आणविक यौगिक है। ठीक है ना, आणविक यौगिक है। ठीक है ना। जब हमारे पास दो आणविक यौगिक हैं, के संयोग के परिणाम स्वरूप इनका क्या होगा, संयोग होगा, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, संयोग के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप, ठीक है ना, बने क्या होंगे, आणविक यौगिक। क्या होगा बेटा, आणविक, तो गलत हो गया, आणविक यौगिक। ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे जो आणविक यौगिक है, इनके परिणाम स्वरूप क्या होंगे, जो बने हुए क्या होंगे, आणविक यौगिक होंगे। देखो ये आणविक यौगिक बने हुए आणविक यौगिक, है ना, जिनकी पहचान क्या होगी, जिसमें जिसमें इनकी पहचान, इनकी क्या होगी, इनकी पहचान कैसे हो सकती है, पहचान ठोस व विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में बनी रहती है। देखो यहाँ पर वो अपनी क्या है, अपनी पहचान नहीं खो रहा है ना, अपनी पहचान को खो नहीं रहा है। वो ठोस अवस्था में मिलेगा या विलयन अवस्था में मिलेगा, लेकिन अपनी पहचान क्या होगी, बनी रहती है ना। यानी कि उस यौगिक की क्या होगी, अपनी पहचान बनी रहती है। ठीक है ना। एवं एवं साथ में क्या कर रहा है, एवं इसके गुण, इसके गुण गुण इनके अवयवी कणों, इनके अवयवी जो कणों, जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल हमने कहा था, अवयवी कणों से बिल्कुल भिन्न। ठीक है ना, यानी कि जो इसके अवयव कण है, उनसे बिल्कुल भिन्न, अलग, है ना, भिन्न का मतलब यहाँ पर अलग है। ठीक है ना, भिन्न होते हैं, उसको हम उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो देखो इसकी परिभाषा देख लो बेटा, दो हमने क्या लिए, स्थायी क्या होंगे, आणविक यौगिक है,
और इनके जब स्थायी आणविक हैं उनके संयोग के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं, बने यौगिक, है ना, बने आणविक यौगिक। इन दोनों जो स्थायी यौगिक थे ये आपस में मिले और उनसे हमने क्या बनाया, आणविक यौगिक प्राप्त हुआ हमें, है ना। जिसमें क्या होता है, इसकी पहचान ठोस और विलयन अवस्था में बनी रहती है, ठोस में भी बनी रहेगी और विलयन में बनी रहेगी, है ना। इनके गुणों, ठीक है ना, इनके गुण इनके अवयवी कणों में से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जो इनके अवयवी कण होते हैं उनके से थोड़ा क्या होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। उनको हम बोलते हैं उपसहसंयोगी यौगिक। तो कितनी अच्छी डेफिनेशन है, इसको याद भी करना आप लोगों ने, इसलिए मैंने पूरा लिखने की कोशिश की है ना। उनको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यदि हम देखते हैं कि हम जैसे माना हमारे पास एक तो पोटेशियम साइनाइड था, एक हमने स्थायी यौगिक ये लिया, देखो स्थायी आणविक यौगिक, दो स्थायी कह रहे हैं ना, दो स्थायी आणविक यौगिक, तो एक स्थायी यौगिक तो ये है, और दूसरा हमारे पास देखो, दूसरा हमने लिया FeCN की होल ट्वाइस की स्थायी यौगिक लिया, दो आणविक यौगिक हो गए, संयोग के परिणाम स्वरूप बने हुए यौगिक। अब इसके संयोग होने से जो बना हुआ यौगिक होगा, ये होगा क्या होगा, K4FeCN की होल 6, ये तो होगा, ठीक है ना। ये कहते हैं देखो, दो स्थायी आणविक यौगिक संयोग के परिणाम स्वरूप बने आणविक यौगिक, ये बन गया आणविक यौगिक बना, जिसमें इनकी पहचान ठोस व विलयन अवस्था में, ठोस में हो चाहे विलयन, इसका विलयन बनाएंगे तब भी, है ना, इनकी जो पहचान होती है ठोस और विलयन अवस्था में बनी रहती है। और इनके जो गुण होंगे, इनके जो अवयवी कण है, देखो ये अवयवी कण तो ये है, देखो इनके जो गुण होंगे, इसका जो गुण होगा उसके जो अवयवी कण है, अवयवी कण तो ये है, इनसे बिल्कुल भिन्न होता है, इनसे क्या होती है, अलग होती है, इनकी इनके गुणों की अलग विशेषताएं होती है यहाँ पर, उसको कहा जाता है उपसहसंयोगी। उसको क्या कह सकते हैं हम, उपसहसंयोगी। इससे जो प्राप्त हमारे पास आयन होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर ये देखोगे तो K पॉजिटिव होगा, इसमें Fe2 पॉजिटिव होगा, इन आयनों से इसकी क्या होगी, इसके जो गुण होंगे वो बिल्कुल भिन्न होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो प्राप्त यौगिक होता है हमारे पास, इसको कहते हैं उपसहसंयोगी, ठीक है ना। अब उपसहसंयोगी यौगिक में क्या होता है बेटा, कम से कम क्या होता है, एक हमारे पास संकुल आयन होता है, कॉम्प्लेक्स आयन, ठीक है ना, जो किसके अंदर होता है, इस स्फीयर के अंदर होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है, जिसको हम कह सकते हैं उपसहसंयोगी यौगिक। यहाँ पर क्या होगा, जो उपसहसंयोगी यौगिक विशेषता है, इसमें कम से कम क्या होना चाहिए, एक संकुल होना चाहिए हमारे पास, कम से कम एक क्या होना चाहिए, एक संकुल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये इसकी विशेषता है। कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, एक संकुल आयन होना चाहिए, संकुल आयन होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन मींस उपसहसंयोगी यौगिक है, और वो हमारे पास देखो इसमें FeCN है, ये कैसा है, FeCN की होल 6, ये क्या है, इसमें संकुल आयन है बेटा, संकुल आयन, इसको कॉम्प्लेक्स आयन कह सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा इसमें यदि देखें, संकुल आयन या अणु में एक क्या होगा, धातु आयन उपस्थित होगा। इस जो संकुल आयन है बेटा, इसमें क्या होगा, एक धातु आयन होगा, एक क्या होगा इसमें, धातु आयन। तो देखो इस धातु आयन कौन सा है इसमें, यहाँ पर देखोगे तो धातु आयन Fe, इस संकुल यौगिक में एक क्या हो, कम से कम एक धातु आयन उपस्थित होना चाहिए। जब दो या, इसको हम कह सकते हैं जो दो या दो से अधिक उदासीन अणुओं से जुड़ा होता है, दो, इस देखो ये जो एक क्या होना चाहिए इसमें, धातु आयन होना चाहिए, और वो क्या होगा, दो या दो से अधिक क्या होगा, किससे जुड़ा होगा, उदासीन होगा या ऋणायन होगा, इन आयनों से जुड़ा होगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इनको, लिगेंड्स। तो इसके आगे हमें लिख सकते हैं कि इनके पास क्या होना चाहिए, एक धातु आयन होना चाहिए, ठीक है ना। और जो धातु आयन है, ठीक है ना, धातु आयन क्या होगा, जो धातु आयन है, ये धातु जो आयन है, ध्यान रखना, जो धातु आयन है ये दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
दो चीजें हैं, एक तो दो होगा या दो से अधिक होगा। उदासीन अणु कैसे? उदासीन अणुओं से जुड़ा होगा, उदासीन अणुओं से जुड़ा होगा, अणुओं से जुड़ा होता है, जो उदासीन अणु है उनसे जुड़ा होता है। ठीक है ना? ये यहाँ पर क्या होगा, एक तो इसमें क्या होगा, एक धातु आयन होगा, और जो धातु आयन होगा ये दो या दो से अधिक उदासीन अणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है ना? जैसे उदासीन अणु कौन से हैं? ये कोई साइनाइड है, यहाँ पर साइनाइड है, ये भले ऋणायन है ना? या तो धातु आयन धनायन से जुड़े होते हैं या उदासीन अणुओं से, है ना? तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं लिगेंड्स। इनको क्या कहा जाता है? लिगेंड्स। इनको मैंने कल भी बताया था आपको, इनको कहते हैं लिगेंड्स, उदासीन अणु। उदासीन अणु भी हो सकते हैं या ऋणायन भी हो सकते हैं, धनायन भी हो सकते हैं। ठीक है ना? और लिगेंड्स क्या होंगे? लिगेंड जो धातु आयन होंगे, धातु आयन, लिगेंड और जो धातु आयन है बेटा, इनके मध्य क्या होगा, उपसहसहयोजी बंध बनते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो हमने लिगेंड्स पढ़ा, यहाँ पर लिगेंड्स हमने ये देखो, ये लिगेंड्स हमने मान लीजिए FeCN, ये होल 6 है ना, और यहाँ हमने ब्रैकेट लगा रखा है, यहाँ हमने K4 ले रखा है। तो ये जो धातु आयन है बेटा और लिगेंड्स के बीच कौन से बंध होते हैं, किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं, कौन बताएगा? इनके बीच कौन से बॉन्ड होते हैं बेटा? उपसहसहयोजी बंध। क्या बोलते हैं उसको? उपसहसहयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। इनके बीच कौन से बंध होते हैं? उपसहसहयोजी बंध होते हैं, बॉन्ड बने होते हैं। ठीक है, इनके मध्य क्या होगा, उपसहसहयोजी बंध होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? उपसहसहयोजी यौगिक कहा जाता है। हमेशा जो लिगेंड्स होगा और धातु आयन होगा, इनके मध्य क्या होगा, एक बॉन्ड बने होंगे, उन बंधों को कहते हैं उपसहसहयोजी बंध, और इसी के कारण हम इसको कहते हैं उपसहसहयोजी यौगिक। क्लियर? इतना हो गया बेटा, ये हमारे पास इसका महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो गए।